एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जेड इफेक्टिव बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं जेड इफेक्टिव, ऐसे बराबर जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जब निकालेंगे सेंट्रल एटम का तो उसको कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहेंगे, जहां पे जेड एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है सेंट्रल एटम का, ऑक्सीडेशन नंबर है ये, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर माइनस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको बोलते हैं इफेक्टिव इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जैसे एग्जाम्पल क्रोमियम Cl4, कौन था, अमोनिया लेके चल रहे थे हम लोग, CO NH3 होल 2 En होल 2 Cl3, इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है, लाइक दिस, सवाल ये। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, इस सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर कोबाल्ट है 27, -1 0 0 +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर -3 प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां से निकलता है 2 है ये, और En डाइडेंटेट लिगेंड है ये, यानी एगो में 2 डोनर एटम, तो 2 दूनी 4, 4 2 6, तो 27 -3 +12 कितना आ रहा है देखो, 24 12 36, ये हो गया इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। समझ गए होंगे आई थिंक सो। एटॉमिक नंबर लेना है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर करना है, और फिर 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर कर देना, ये निकल जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। लिखिए दो, और एक लिगेंड का डाइडेंटेट लिगेंड है ये En, है ना, इथिलीन डाइअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन, तो CH2NH2 CH2NH2
ये देखो डाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, है ना। जितना डोनर एटम इसमें होगा, तो कितना डोनर एटम है इसमें, तो दो दूनी चार को ही हो गया, दो को ही हो गया, छः, है ना। सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। हो गया। एक तो तुम लोग भी निकाल लो, बढ़ाए। K4 FeCN होल 6, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो। एटॉमिक नंबर आयरन का 26, निकलेगा क्या? 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +1 -1 x, तो +1 गुना 4 प्लस x प्लस -1 गुना 6 बराबर 0, तो 4 + x -6 बराबर 0, x -2 बराबर 0, x बराबर +2, तो 26 - 2 +2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो 26 - 2 +12, 6 2 24 12 36, है ना। 36 किसी न किसी इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर होता है, नहीं होता क्या? 36 किसका? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, है ना। 2 8 जोड़ देंगे 10, 8 जोड़ देंगे 18, 18 जोड़ देंगे 36। तो ये अपना इनर्ट गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन की संख्याएं गिने हैं हम, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर गिनने का मतलब, है ना। आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया है, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर इज +2, और फिर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड से लिया है, CN से, तो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन अपने d ऑर्बिटल में रखा है। तो सब मिला के इसको आयरन के ऑर्बिटल्स में कितना इलेक्ट्रॉन है? 36। तो इनर्ट गैस जैसा हो गया, तो यह स्टेबल हो गया, है ना। कभी कभी आता है सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर अस्टेबल, तो उसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के देख लीजिए, है ना। मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स हैविंग इफेक्टिव नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस आर अस्टेबल जनरली, ठीक है। चूंकि कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे भी हैं जिसके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 33 है, 32 है, और फिर भी स्टेबल होता है, तो वो वहां पे है,
ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स जिसका कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 या किसी इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाए तो उसको क्या कहेंगे आप? अस्टेबल। मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड having effective atomic number 36 or 54, that is has electronic configuration nearby the any inert gas are generally considered more stable. Generally considered more stable. हो गया? वो भी जरा सोच रहा है ये सब तो हम मैडम से पढ़ ही लिए हैं यार, ऐसे मोबाइल देख रहे कौन देगा यहाँ, स्टाफ स्टाफ है अभी? अरे वाह, जो मन में आएगा वो कर लेगा नहीं। हाँ ऐसा भी होता ही है, होता है। वाह, आने दो। हम बड़ा करते हैं। VBT बोलते हैं। हाँ वही वही वाला VBT है, केमिकल बॉन्डिंग में, है ना? आज उसी से थोड़ा सा निकला हुआ बात जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लगेगा वो यहाँ पे पढ़ना है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वही वाला थ्योरी। इस थ्योरी में मेन बात था ना कि कहा यह गया था कि जो एटम बॉन्डिंग में भाग लेने जाता है वो पहले अपने ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करता है, and that phenomenon of intermixing of orbital is called hybridization। तो जो एटम बॉन्डिंग में भाग लेने जाता है सबसे पहले वो हाइब्रिडाइजेशन करता है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल का ही दूसरे के साथ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल करता है, और उस ओवरलैपिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है।
यही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का था, जिसमें फिर पढ़ना था sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कि पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा, देन ओवरलैपिंग होगा, तब जाकर के बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहां भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही बात को बोला है कि जब कोई सेंट्रल एटम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने जाता है तो वो अपना इनर डी ऑर्बिटल या आउटर डी ऑर्बिटल इस्तेमाल करके बाकी के अवेलेबल ऑर्बिटल एस और पी के साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। यदि वो इनर डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है तो उसको कहते हैं इनर डी ऑर्बिटल इनर इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और यदि आउटर डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो दो तरह का कॉम्प्लेक्स बनाता है इसके हिसाब से, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक एक करके दो तीन पॉइंट है इसका, पढ़ते। सेंट्रल एटम use their inner d orbital as n-1d ns np for the hybridization or use their outer d orbital as ns np nd for the hybridization. When they form bond with ligands. The hybrid dsp orbital और sp-d orbital when overlap with orbital having electron pair of ligand they form metal ligand bond. Central atom use their inner d orbital as n-1d ns np for the hybridization, or use their outer d orbital as ns np nd for the hybridization when they form bond with ligand. When they are going to form bond with ligand, the hybrid dsp orbital or sp-d orbital when overlap with orbital having electron pair of ligand they form metal ligand bond.
तो कंसेप्ट सेम है, पहले हाइब्रिडाइजेशन और फिर ओवरलैपिंग, है ना। पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा और फिर ओवरलैपिंग होगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पहले भी यही बात बताया था। अब कौन कौन से टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होंगे, ये सब का एक डेटा है। हम्म, बड़े बड़े नेक्स्ट, इफ inner d orbital used for hybridization by central atom that is as n minus 1d ns and np, then the complex known as inner orbital complex कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। सीबीएसई बोर्ड वाले को बहुत बार आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। इफ outer d orbital used for hybridization by central atom that is as ns np and nd, then the complex known as
आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। और इनर डी ऑर्बिटल आउटर डी ऑर्बिटल होता क्या है, इसको समझने के लिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। जैसे कोबाल्ट है 27, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7, 4p, 5s, 4d। ठीक है, थोड़ा सा देखना है तो यदि इधर वाला ये 3d इस्तेमाल हो जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन में तो कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यही डीएसपी ये वाला इस्तेमाल हो रहा था, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यदि ये वाला डी इस्तेमाल हो रहा है तो इसको कह देंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना। यदि अंदर वाला डी, जैसे देखते हो लिखे हैं n-1d, ns, np, तो सोचो कि n बराबर है 4, तो कौन कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा, तो 3d इस्तेमाल होगा, 4s इस्तेमाल होगा, 4p इस्तेमाल होगा, है ना। यदि ns, np, nd इस्तेमाल होना है तो n बराबर ले लेते हैं 4, तो कौन कौन सा इस्तेमाल होना है, 4s, 4p, 4d। देखो ये 4d, 4s, ये और ये 4p, है ना। तो इनर ऑर्बिटल इसलिए बोला जाता है कि ये अंदर वाला डी इस्तेमाल हो जाता है, और आउटर इसलिए बोला जाता है कि बाहर वाला डी ऑर्बिटल इस्तेमाल होता है हाइब्रिडाइजेशन। लिखिए जल्दी से। कौन सेटिंग में पड़ल है, कुछ सेटिंग वेटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है,
हो गया? बढ़े? अब देखो, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और इसका ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल होगा। यदि कोऑर्डिनेशन 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 भी हो सकता है और ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर होगा। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा और ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। छ होने से हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा। 6 होने से हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 भी हो सकता है और ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल होगा। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का प्रिडिक्शन है कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड की ज्योमेट्री sp3 भी हो सकती है, DsP2 भी हो सकती है। sp3 हुआ तो ठीक, DsP2 हुआ तो ऐसे ही ऑर्बिटल को आप बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लानर। उसी तरह से 6 वाले में sp3d2 हुआ ऑक्टाहाइड्रल होगा, लेकिन यदि D2sp3 है इसका मतलब है ये कैसा ऑर्बिटल बना है? तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ना। लेकिन अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन जब पढ़ते हैं तो हम लोग यहां ही से 2 लिमिटेशन कह सकते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पे ऑक्टा टेट्राहाइड्रल और स्क्वायर प्लानर दोनों ज्योमेट्री है। अब कैसे पता करें कि 4 वाले में एग्जैक्टली होगा क्या? दैट इज लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा कि D2sp3 होगा? हाउ विल इट कंफर्म? तो ये लिमिटेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये कंफर्म नहीं किए और इसको कंफर्म करने में एंजम्पशन लिया है इन्होंने। ठीक है, और इसी के लिए एक अगला थ्योरी बना, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो पहले ये लिखिए उसके बाद चलेंगे उसमें भी। तो बाकी जगह तुम फेयरवेल मना लिया? हो गया है तो हम भी चलेंगे उसी में, उसी में। हाँ, उसी में नाच के आ जाएंगे, साथ में चलना। कौन जानेगा कि हम नहीं पढ़ते थे यहाँ पे? दोस्त दोस्त कह के घुस जाएंगे यार। हाँ, एगो टी शर्ट, एगो टी शर्ट रखे एकदम जवान दिखने वाला, चल रहे हैं, चलेंगे साथे।
चलेंगे। पिछली बार बढ़िया फेयरवेल मनाए थे हम लोग, लेकिन इस बार पता नहीं। लिख दिया। नाउ लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, एक चीज, एक एग्जांपल हम सेम समझाएंगे आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तब सीएफटी बताएगा। आज ही खत्म करना जरूरी है क्या? जब कोशिश करे तो आज ही हो जाए। हाँ, ना, ठीक नहीं लगेगा। हाँ? खत्म तो हो गया। खत्म तो हो गया। आइए एग्जाम्पल, अच्छा जो है वो देखते हैं, हो जाएगा। तो खत्म है मतलब, लेकिन मन नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं, जाते जाते खत्म हो रहा है, मन नहीं कर रहा। Cl3 एक होता है वो के लिख पढ़ दिया जाए भाई, हो गया टर्म। एक होता है, देखिए इतना स्थिर से। समझाती तो नहीं होगी। देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखो करीब तक तो पहुंच जाओगे। 6 इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाई दे रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जैक्टली यही होता है ना। तो 6 दिखाई दे रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, या d2sp3 भी हो सकता है। लफड़ा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यही है, ठीक है। निकालते कैसे हैं वो तो एक शॉर्टकट है, एग्जैक्टली निकालते कैसे हैं थोड़ा सीख लेते हैं, क्या आ जाता है। कोबाल्ट है, कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, 2 2 4 6 10 2 12 18 2 20 7 27। लेकिन इसमें 3 प्लस है, तो इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा, कहां से जाएगा पहले इलेक्ट्रॉन? एस से, और फिर जाएगा एक ठो डी से, तो डी में हो जाएगा 6, एस में हो जाएगा 0। 4s है, तो यहां 4p होगा और यहां 4d भी होगा, ठीक है। अब देखना ये सब ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, और ये तो इनर्ट गैस जैसा हो गया है, दैट इज आर्गन जैसा हो गया होगा ये, ठीक है। 3d 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, 4s खाली है, 4p खाली है, फिलहाल एक सेट तो ऐसे बनता है, ठीक है। दूसरा सेट इसमें ऐसे भी बन सकता है कि 3d आर्गन के साथ चला जाए, और 4s मिल जाएगा आपको, 4p मिल जाएगा आपको, 4d मिल जाएगा आपको। देखिए थ्योरी में यही कहा गया था कि वो अपना चाहे तो इनर डी ऑर्बिटल इस्तेमाल कर सकता है, और चाहे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम लोग सीख सीख के पूछ रहे ना, क्या करें यहाँ पे, वो वाला करें इस्तेमाल या ये वाला करें इस्तेमाल। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है हमरा नहीं पता, ठीक है। हाँ, इल्जाम भरोसे कहता है। तो समझिए अब बात को कि क्या कहना चाहता है, कि अब इस्तेमाल करने के लिए केवल हमारे थ्योरी नहीं, एक और चीज का सहारा लेते हैं, और सहारा लेते हैं इसके मैग्नेटिक बिहेवियर का, कि ये पैरामैग्नेटिक है या फिर ये डायमैग्नेटिक है। तो पता चला कि दिस कॉम्प्लेक्स इज डाई
मैग्नेटिक। ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स का कैरेक्टर ये है कि दे हैज ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो यदि हम ये इस्तेमाल करते हैं तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है और डी में जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से प्रेजेंट होगा। डी में 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से प्रेजेंट होगा। देखना, सुनते रहिएगा बात। डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या दिखाई दे रहा है? अनपेयर्ड। लेकिन सबस्टांस कैसा है? डायमैग्नेटिक। मतलब है कि इसको यदि हम छोड़ देंगे ऐसे ही तो ये तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, यानी कि हम इसका इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे और उसी का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कैसे इस्तेमाल करिएगा इसका? तो देखिए इस्तेमाल कैसे होता है। पहले ही छोड़े, क्यों समझ में आया? क्यों छोड़े समझ में आया? क्योंकि कॉम्प्लेक्स था डायमैग्नेटिक जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। यदि हम ये वाला कॉन्सेप्ट चूज करते तो ये पैरामैग्नेटिक होता, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कैसा है? डायमैग्नेटिक, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया। अब इस डी ऑर्बिटल को 2 भाग में तोड़ देना है। दैट इज ए कॉन्सेप्ट कि यदि ये पैरामैग्नेटिक नहीं है और डाईमैग्नेटिक है तो सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और पेयर्ड का कंडीशन तो तभी होगा जब ये 6 इलेक्ट्रॉन को 3 डिब्बा में रख दिया जाए और इसका 2 डिब्बा खाली करा दिया जाए। तो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो गया यहां पे 3 सेट में और 2 सेट में। इसको फर्दर आगे T2G ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है और इसको EG ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है ना। इसको कहते हैं डी ऑर्बिटल का T2G और इसको कहते हैं EG। अब ये 2 ऑर्बिटल, S का एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में 3 घर P का, ये सारे ऑर्बिटल कोबाल्ट के ही हैं और इसको हम इंटरमिक्स कर देंगे। दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर 6 घर, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर 6। दिस वन इज कॉल्ड D2sp3 hybrid orbital। D2sp3 hybrid orbital। Now there will be the ligand ammonia। Ammonia molecule has a lone pair electron NH3 and this one is has a lone pair of electron। एक पेयर इलेक्ट्रॉन इसको लोन पेयर के रूप में है। तो अब अमोनिया इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर ओवरलैप कराएगा 6 का 6। मतलब जगह दिया, रखेगा अमोनिया इलेक्ट्रॉन। कहां पे रखा? कहां पे रखा? कोबाल्ट के D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रखा और इलेक्ट्रॉन रखा मतलब कि बॉन्डिंग कर लिया। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन और फिर ओवरलैपिंग। यही तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरा एक्सप्लेन्ड हो गया। यहां पे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जर्क मिल रहा है, ये किए तो बताया गया ये दैट इज ए लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि इनके थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमको मैग्नेटिक बिहेवियर का सहारा लेना पड़ता है ना। हमको ये पता करना पड़ता है अलग से कि इलेक्ट्रॉन उसमें सारे के सारे पेयर्ड हैं कि अनपेयर्ड है ना। कंडीशन पेयर्ड था तभी नहीं इसको तोड़ दिए। कहता अनपेयर्ड है तो हम इधर आगे बढ़ जाते, जो था उसको छोड़ देते वहीं पे और डिब्बा कहां से लेते? 1 4s से, 3 P से और 2 D से। तो हाइब्रिडाइजेशन बनता है sp3d2। जहां जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा
वहां वहां ये वाला काम होगा, है ना sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होगा यानी जो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा उसके लिए आउटर ऑर्बिटल, और जो कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा उसके लिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मोटे मोटे ऐसे ही 20 सालों तक ये चला। ये ना कि तुरंत में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आ गया और बता दिया कि ऐसे होगा, है ना। इस संघर्ष वाली कहानी है। ठीक है, पहले कॉम्प्लेक्स जानिए, फिर कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट जानिए, पैरामैग्नेटिक है, फिर हाइब्रिडाइजेशन जानिए। लिखिए जल्दी से। पूरा तो बात ही खोल के रख दी है यार। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका 36 आया होगा, तुम लोग देखा होगा। हम दिखाएं तुमको 36 इलेक्ट्रॉन कहाँ है। देखो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 6, यही 6 24 12 24 12 36, सब मिला के इस कॉम्प्लेक्स में 36 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। सब आ गया कि नहीं आ गया सब। कोबाल्ट भी आ गया, Cl भी आ गया, चूंकि 3+ है, 3+ है तो Cl3 भी आ गया, और साथ में CN6 भी आ गया, है ना। यही 36 इलेक्ट्रॉन था। दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। दैट इज द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। अब कुछ नहीं है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आएगा, अब कहेगा अमोनिया लिगेंड है तो डी ऑर्बिटल तोड़ दीजिए। अमोनिया लिगेंड है तो डी ऑर्बिटल तोड़ दीजिए, काहे कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। उसको इतना कह देगा, हो गया। मैग्नेटिक बिहेवियर कर लो चाहे खत्म। दिक्कत है तो बताना इसमें। कंफर्म हो गया है। पार्टी कब है? एक फ्राइडे को है। फिजिक्स। पूरा डीजे वजे आ रहा है। किसके द्वारा? मुक्ति में? काहे ने? क्या बोलना चाहता है? बात तो सही। और उसके बाद रात में थिएटर चलते हैं। हाँ?
अच्छा, सारा विटामिन सही बात बताएं, विटामिन ए डी ई के सब मिल जाएगा। चलिए हो गया। एक तो क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी से, सीबीएसई वाले लोगों को कभी कभी ये सब एक्सप्लेन करने आ जाता है, ये क्वेश्चन बना देता है कि ये कॉम्प्लेक्स है, डायमैग्नेटिक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन कीजिए, तब ये सब लिखे पड़ेगा, है ना। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सिंस द कॉम्प्लेक्स आर diamagnetic, they doesn't has unpaired electron, so be split d orbital in two set। हाँ, ये बोर्ड में जब लिखने की बात कहते हो तब लिख रहे हैं, ऐसे तो समझ ही गया। टू सेट ऑफ ऑर्बिटल T2G एंड EG, है ना। इसको तोड़ने के लिए ये कॉन्सेप्ट लगेगा ना वहां पे, चूंकि आप एग्जामिनेशन में जब लिख रहे हो तो वहां तो लिख रहे हो। हो गया। बड़े एक क्वेश्चन है, द स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnBr4 2 minus is 5.9 bm, predict the geometry of the complex sign।
हुआ? कैसे बनाओगे आंसर? MnBr4, देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो इतना कह ही दिया है कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसमें। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा या d2sp होगा, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर होगी या फिर, लेकिन अब उस दोनों में से कौन होगा ये भी तो एक चैलेंज। अब वो दोनों में से कौन होगा इसके लिए यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट लिखा है 5.9 bm मैग्नेटिक मोमेंट। तो म्यू इज इक्वल टू 5.9 bm लिखने का मतलब ये है कि द सबस्टांस इज पारा मैग्नेटिक। समझता है ना जी? अरे गधा सब एकदम फ्रेश हो जाता है। म्यू बराबर फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इंटू n प्लस 2 का अंडर रूट, जिसमें म्यू का कुछ वैल्यू आएगा, इसको बोलते हैं स्पिन वनली फॉर्मूला। जिसमें म्यू का कुछ वैल्यू आता है वो पैरामैग्नेटिक कहलाता है, और जिसमें नहीं आता, जीरो आता, वो कहलाता है डायमैग्नेटिक। तो करीब करीब 5.9 यानी 6 के करीब में, तो 35 का अंडर रूट होगा तो 36 आएगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होगा करीब करीब 6। ठीक है, हालांकि वो विषय नहीं था, वो तो आपकी जानकारी याददाश्त कमजोर है इसके लिए लिख। 5.9 bm से हम लोग समझ लेंगे कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, कितना होगा ये मैटर नहीं है, चूंकि आता था तो निकल दी। तो यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो आउटर डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ होगा, तो आउटर डी ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, तो बोलेंगे सर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। और आउटर ऑर्बिटल हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा इसमें, sp3, चूंकि इनर होता तो dsp2, और sp3 है तो ज्योमेट्री कैसा होगा। बस यही जवाब था, है ना? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से हम लोग निकाल दिए ये बात। ठीक है, क्योंकि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाएगा। हालांकि ये सब पूछता नहीं है, ये हम बता रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे। और हाई स्पिन लो स्पिन क्यों कहा जाता है पता है? लिखो लिखो लिखो, नहीं पता है तो तुरंत बताते हैं। बच्चा है ना, दिमाग फॉर्मेट से, और अभी तो दिमाग सिर्फ ये चल रहा है कि मास्टर साहब फेयरवेल देंगे कि न देंगे, और फेयरवेल यदि दिए तो अभी से 3-4 दिन तक क्या करेंगे, है ना? कौन है इतना भूखा है आजकल, कोई है? सब मतलब उसको एज ए पार्टी के रूप में लेता है, खाने के रूप में कहाँ कोई लेता है। लेबर करके देखिए, खाने पे बहुत रुचि नहीं था, सबको नाचने में रुचि ज्यादा था, लेकिन बहुत को खा हाँ, लेकिन खाने में सबको उतना रुचि न देखे। कारण कारण कि देखिए, हम खाना जितना होना चाहिए था वो उस हिसाब से खाया नहीं सब। हाँ, लिख दिए।
देखिए अभी समझाना हमको ये था कि हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, है ना। एक दिन और पढ़ाएंगे यार, ऐसे सीखने लगेगा, आंखें खत्म कर दी, लेकिन अब हाई खत्म करने लगे, क्रिस्टल फिर थोड़ी लिख देते बस हो गया था। नहीं तो देखिए स्पिन क्वांटम नंबर आपको याद होगा ना, तो स्पिन का वैल्यू होता है प्लस हाफ और माइनस हाफ। इस कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे कि प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, 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 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। इसी में ये यदि नहीं टूटता और अगला इस्तेमाल होता इधर वाला, तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर आ जाता प्लस हाफ एक, प्लस हाफ एक, यानी दो, सब मिला के दो तो रहता ही ना। मान लेते हैं इधर 6 अगर लेते हैं हम लोग और 6 में ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता, लेकिन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के वजह से मैग्नेटिक मोमेंट तो मतलब स्पिन क्वांटम नंबर तो 2 आ जाता, दैट इज कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते, पैरामैग्नेटिक होता है, तो एक धारणा ऐसा बैठाते हैं जो मेडिकल वाले क्वेश्चन बैंक में बहुतों क्वेश्चन है कि जनरली आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जनरली, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जनरली पैरामैग्नेटिक होता है। लिख लेना इन जनरल, है ना। और मेडिकल वाले के लिए वो क्वेश्चन टाइम बचाना रहता है ना, अब इतना सब खोल के उस समय सोचने लगेगा तब दिक्कत है, उसको दिमाग में रखना चाहिए। इन जनरल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज paramagnetic while inner orbital complex is diamagnetic। और मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स का निकालने के लिए देगा तो मैग्नीज का एन पुट कर देना यहाँ पे, नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बहुत निकलवाए, हाल फिलहाल डीप लोग पढ़ा रहे थे उसमें भी तो बहुत निकलवाए। नाउ राइट लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पहला लिखिए, लिखिए। it involve it involve a number of assumption it involve a number of assumption, नहीं हम लोग एज्यूम करने लगे कि मैग्नेटिक बिहेवियर इसका पता करो, है ना। तो ये लिमिटेशन है ना, थ्योरी अपने आप में सफिशिएंट नहीं है ये बताने के लिए कि ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहाइड्रल है कि स्क्वायर प्लानर है। इसके लिए एज्यूम करना पड़ेगा कि वो पैरामैग्नेटिक है वो डायमैग्नेटिक है।
ठीक है। दूसरा, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव। भाई मेडिकल देने वाला बहुत ध्यान से ये सब बात देखिएगा, तो बैठेगा तो वहां पे बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉल्स ऐसा लिखता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। तीसरा, it does not make exact prediction of geometry of having complex with coordination number 4, either it is tetrahedral or a square planar. Similarly, also does not make exact prediction of geometry having complex with coordination number 6, either it is octahedral, either it is of sp3d2 और d2 sp3 hybridized। है ना, इसमें ज्योमेट्री तो दोनों ही केस में ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन ये उसके हाइब्रिडाइजेशन को नहीं बताता है कि वो d2 sp3 या sp3 d2 है। It does not give thermodynamic और kinetic stability of coordination compound। ये सब तो फालतू बात है, लेकिन अब बुराई जोड़ना रहता है तो जोड़ देता है, यो नहीं बताया वो नहीं बताया, इसका बताने का काम भी नहीं था। It does not explain the color of coordination compound। चलिए, है ना, इनके बारे में कहा जाता है कि भाई कि ये थर्मोडायनामिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए कुछ बोले ही नहीं,
ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर के लिए भी कुछ बोले ही नहीं, तो नहीं बोले तो भी लिमिटेशन, बोलते गलत हो जाता तब भी लिमिटेशन। तो आदमी का नेचर रहा ना शुरू से, है ना, फेयरवेल दो तो बुराई, नहीं दो तो बुराई।